नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ हमारी बुक चल रही थी, जिसमें 20वां चैप्टर हमने कल शुरू किया था। कल उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। 105 क्वेश्चन ही उसमें कल के थे। बाकी बच्चे जो 120-30 क्वेश्चन है उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और हाँ, रवि कुलेरिया सर की वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू हो गई है, जो सुबह 12:15 बजे क्लासेस अपलोड होती है। तो आप में से अगर किसी ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास भी अवश्य देखना। तो करते हैं आज की इस क्लास को अभी को शुरू 106 नंबर क्वेश्चन से। उस्ताद मंसूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उस्ताद मंसूर के बारे में कौन से कथन इसमें से सही है? पहला कि यह जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर ने इसे नादिर अल असर की उपाधि दी थी। यह पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र बनाने में माहिर था। वह अपने आप को मंसूर नक्काश कहता था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। इसने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों के चित्र भी जहांगीर के कहने पर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपने दरबार के किस चित्रकार के बारे में तुजु के जहांगीरी में लिखा है? तुजु के जहांगीरी में जहांगीर ने अपने कौन से चित्रकार के बारे में लिखा है कि इस समय उसके समान कोई और चित्रकार नहीं था? तो यह कहा है अबुल हसन के बारे में। अबुल हसन, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, से नंबर ऑप्शन। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरुस बानो बेगम की स्मृति में यह मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे मरणोपरांत राबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई। इसे दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल, ताजमहल की बेहुदा नकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा यह आदेश दिया गया था, अकबर के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि कोई साधारण पुरुष एक से अधिक स्त्री नहीं रख सकता। पहली स्त्री बांझ हो तभी दूसरी स्त्री की अनुमति दी जा सकती है। उस समय किसने यह कहा कि 4 पत्नियां तो कम से कम होनी चाहिए, जिसे एक भारत, एक खुरासान, एक ईरान और एक ट्रांस ओक्शियान की हो? तो यह बात कही थी मिर्जा अजीज कोका ने। मुगल काल में अमीर और धनवान वर्ग में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन सामान्य वर्ग में दोनों ही समुदाय के लोग एक पत्नी प्रथा चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल का वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने 13 वर्ष की उम्र में ही जर्मनी के प्रसिद्ध चित्रकार अल्ब्रेख्त ड्यूरर द्वारा बनाए गए चित्र संत जॉन का सूली चढ़ना की अनुकृति बना दी थी। जहांगीर के काल का वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने 13 वर्ष की उम्र में ही जर्मनी के प्रसिद्ध चित्रकार अल्ब्रेख्त ड्यूरर द्वारा बनाए गए संत जॉन का सूली चढ़ना की अनुकृति बना दी थी, तो वह थे अबुल हसन। दरियाई घोड़े पर सवार रोमन सागर के देवता का चित्र भी अबुल हसन का प्रसिद्ध चित्र है। उसके एक बैलगाड़ी वाले चित्र के लिए जहांगीर ने उसे पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल का वह प्रथम शासक जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बे नंबर ऑप्शन। उसके काल में सती होने से पूर्व राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। मुगल काल में हुमायूं से औरंगजेब तक किसी न किसी रूप में सती प्रथा की रोक का प्रयास किया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से इस संबंध में रोक लगाने वाला औरंगजेब था। लेकिन फिर भी जिन विधवाओं की कोई संतान नहीं थी, उन्हें सती होने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर का एक काजी था? निम्नलिखित में से जौनपुर का एक काजी कौन था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था? अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करने वाला जौनपुर का काजी कौन था?
मुल्ला मोहम्मद यजदी। ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दशहरा बनाया मनाना बंद किया? कौन सा मुगल शासक था जिसने दशहरा मनाया जाना बंद किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1678 में औरंगजेब ने नौरोज पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुगल शासक जिसने बादशाह के जन्म दिवस के अवसर पर उसे मूल्यवान धातु से तोलने का रिवाज तुलादान या जश्न ए वजन शुरू किया। कौन सा बादशाह था जिसने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मूल्यवान धातु से तोलने का रिवाज शुरू किया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने, जबकि अकबर ने सूर्य वर्ष व चंद्र वर्ष दोनों के ही अनुसार जन्मदिन मनाए जाने का रिवाज चलाया। औरंगजेब ने तुलादान पर रोक लगाई, लेकिन बाद में एक शर्त के साथ इसकी इजाजत दी कि यह वस्तु गरीबों में बांटी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बॉयज और गर्ल्स की विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की? अकबर ने विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो इसमें बॉयज की आयु 16 वर्ष और गर्ल्स की आयु 14 वर्ष है जो निर्धारित की गई थी। हालांकि अकबर के इस आदेश से बाल विवाहों में अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इससे कम उम्र में विवाह होते रहे। लड़कियों का विवाह अमूमन 9 से 10 साल की उम्र में कर दिया जाता था। मुकुंदराम बंगाली कवि ने तो कहा है कि जो पिता अपनी बेटी का 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर देता है वह भाग्यवान और ईश्वर का कृपा पात्र समझा जाता है। ब्राह्मणों में कई बार बालिकाओं का विवाह 5 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने आदेश निकाला था? कौन से मुगल बादशाह ने आदेश निकाला था कि कोई उसके कपड़ों का अनुसरण नहीं करेगा? कौन से मुगल बादशाह ने आदेश निकाला कि कोई उसके कपड़ों का अनुसरण नहीं करेगा? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईन अकबरी में अबुल फजल ने कितने प्रकार के गहनों का उल्लेख किया है? आईन अकबरी में अबुल फजल ने कितने प्रकार के गहनों का उल्लेख किया है? 37। बे नंबर ऑप्शन। मुस्लिम पुरुष सामान्यतः आभूषण विरोधी थे, लेकिन ताबीज पहनते थे। हिंदू पुरुष कानों व उंगलियों में आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को फारस भेजा था ताकि वह फारस के शाह अब्बास प्रथम और उसके दरबारियों के छवि चित्र बना सके? जहांगीर ने अपने कौन से चित्रकार को फारस भेजा था ताकि वह फारस के शाह अब्बास प्रथम और उसके दरबारियों के छवि चित्र बना सके? तो यह भेजा था बिशन दास को। 6 नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ बिशन दास को फारस के शाह के दरबार में भेजा। जहांगीर इन चित्रों को देखकर काफी खुश हुआ और इसके पुरस्कार स्वरूप हाथी प्रदान किया। शाह अब्बास की सभ्य, नूरजहां की सभ्य, शेख सूफी संत, बाग ए वफा, जहांगीर का जन्म, एक कोर्ट लेडी बिशन दास के प्रमुख चित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी थी? हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि कौन से चित्रकार को दी थी? अब्दुल समद को। ए नंबर ऑप्शन। हिंदुस्तानी संगीत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदुस्तानी संगीत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर। संगीत का स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर और स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तानसेन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है कि यह मध्य प्रदेश के रेवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में था, वह सही है। अकबर ने जलाल खां कोरची को तानसेन को अपने दरबार में भेजने का संदेश लेकर भेजा था, यह भी सत्य है। तानसेन ने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का विकास किया। रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का विकास किया। तानसेन ने ग्वालियर में जो संगीत शैली अपनाई वह ठुमरी थी। तानसेन ने ग्वालियर में जो संगीत शैली अपनाई थी वह ठुमरी नहीं बल्कि वह ध्रुपद थी।
ध्रुपद शैली थी, ठुमरी नहीं। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह का गायक जिसका संगीत सुनने के लिए अकबर भेष बदल कर पहुंचा था, वह कौन सा का गायक था जिसका संगीत सुनने के लिए अकबर भेष बदल कर पहुंचा था? गोविंद स्वामी। 6 नंबर ऑप्शन। गोविंद स्वामी को सुनने के लिए अकबर के द्वारा वाहवाही करने पर उसे दोबारा कभी राग भैरव न गाने का फैसला किया। उसके अनुसार अब यह अशुद्ध हो गया। अकबर स्वामी हरिदास, जिनको तानसेन का गुरु मानता था, का संगीत सुनने के लिए भी भेष बदलकर जाता था, जो कि वृंदावन के थे। पद प्रसंग माला में अकबर हरिदास तानसेन का सबसे पहले विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। पहला कि ध्रुपद की चार शैलियां नौहरवाणी, कोकोरारवाणी, खंडारवाणी और डागुरवाणी अकबर के काल में प्रचलित हुई। ध्रुपद की चारों शैलियां नौहरवाणी, गोरारवाणी, खंडारवाणी और डागुरवाणी जो अकबर के काल में प्रचलित हुई थी, वह सही है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद गायन शैली का जनक माना जाता है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को जो ध्रुपद गायन शैली का जनक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है, दोनों सही। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अबुल फजल अकबर के दरबार के 36 प्रमुख संगीतकारों की सूची देता है। अबुल फजल अकबर के दरबार के 36 प्रमुख संगीतकारों की सूची देता है। दूसरे, अबुल फजल की सूची में पहला नाम तानसेन का था। अबुल फजल की सूची में पहला नाम है जो तानसेन का था। दोनों ही कथन इसके सही है। इस सूची में से 10 ग्वालियर के थे। तानसेन भी ग्वालियर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। बाबर का सेनापति मीर बाकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्जिद स्थापत्य शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मस्जिदों के स्थापत्य शैली से कौन सा इसमें जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है किबला। किबला जो मस्जिद की काबा की तरफ की जो दीवार होती है, उसे किबला कहा जाता है। मिहराब, मिहराब कहा गया कि काबा की तरफ बनी दीवार में बना आला को मिहराब कहा जाता है। सहन, सहन जो नमाज के समय मौलवी द्वारा पहना गया लबादा नहीं था, बल्कि सहन जो है यह मस्जिद के नमाज वाले स्थान के सामने खुली जगह जो आंगन होता था, उसको सहन कहा जाता था। तो 6 नंबर इसका असुमेलित है। लिवान है जो मस्जिदों का स्तंभों वाला जो कमरा होता था, उसे लिवान कहा गया। द नंबर भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकों और उनके लेखकों के को सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो वह बादशाह नामा। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख लिखा। अहमद यादगार ने तारीख ए शाही लिखा और मोतमिद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाह नामा, बदायूनी का मुंतखब उत तवारीख, अहमद यादगार का तारीख ए शाही और मोतमिद खान का इकबाल नामा ए जहांगीर, चारों ही इसमें सुमेलित है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन यात्री निकोलो मनुची के अनुसार किस शासक ने अकबर के मकबरे के भित्ति चित्रों को मिटवा दिया था? इटालियन यात्री निकोलो मनुची के अनुसार किस शासक ने अकबर के मकबरे के भित्ति चित्रों को मिटवा दिया था? औरंगजेब ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महजर। महजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महजर के बारे में कौन सा कथन है जो इसमें से सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि इसकी घोषणा अकबर के काल में 1579 में की गई थी। महजर की घोषणा अकबर के काल में 1579 में की गई, ये सही है। इसका प्रारूप शेख शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। यह 7 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर वाला एक घोषणा पत्र था। द नंबर ऑप्शन है कि इसके अनुसार कुरान के सिद्धांतों के अलावा बादशाह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। तो यह बात गलत है, क्योंकि अगर राजहित में अगर कोई
आदेश ऐसा कोई पारित करना पड़े जो कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ भी है, तो भी उसे पारित किया जा सकता है महजर के अनुसार। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कुरान से बेहतर और राज्य हित में यदि बादशाह यानी कि अकबर कोई आदेश पारित करे तो उसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। उलेमा के मध्य किसी बात में मतभेद होने पर अकबर किसी एक विचार को स्वीकारने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें अकबर को अमीर उल मोमिन और इमाम ए आदिल कहा गया। सर्वप्रथम शेख मुबारक और फिर अबुल फजल ने अकबर को मुजतहिद कहा, अर्थात धार्मिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करने वाला, सही रास्ता निकालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसने सूफी गायकों की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी, जिसमें लोगों को आम रास्ते के किनारे दर्शाया गया। शाहजहां के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसने सूफी गायकों की एक पेंटिंग बनाई जिसमें लोगों को आम रास्तों के किनारे दर्शाया गया, वह कौन था? अभिचित्र। दीन-ए-इलाही दीन-ए-इलाही में दीक्षा के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? दीन-ए-इलाही में दीक्षा के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? रविवार का दिन। ए नंबर ऑप्शन। सदस्य बनने के लिए दीन-ए-इलाही के मुख्य पुरोहित अबुल फजल के पास जाना होता था। रविवार को दीक्षा लेकर उन्हें मुरीद बनाया जाता था। अबुल फजल बारह बारह के समूह में उन्हें अकबर के समक्ष पेश करता। प्रत्येक को सहारगाना ए इखलास अर्थात संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म बादशाह को अर्पित करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाग बाबर के द्वारा निर्मित नहीं है? इसमें से कौन सा बाग है जो बाबर के द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है अंगूरी बाग। अंगूरी बाग है जो ये अकबर के द्वारा निर्मित है। अंगूरी बाग जो आगरा के लाल किले के खास महल के सामने यह अकबर के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा बाग हस्त बेस्त, आराम बाग और बाग ए नीलोफर ये तीनों ही बाबर के द्वारा निर्मित बाग है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगरा के लाल किले में खास महल के सामने अकबर द्वारा निर्मित अंगूरी बाग है। आराम बाग, बाग ए गुलबसा, बाग हस्त बिहिस्त भी आगरा में स्थित है। बाग ए नीलोफर धौलपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले में मीना बाजार लगाने की शुरुआत किसके काल में हुई थी? आगरा के किले में मीना बाजार लगाने की शुरुआत किसके काल में शुरू हुई थी? हुमायूं के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि तूतीनामा एक फारसी कहानी संग्रह है। तूतीनामा एक फारसी कहानी संग्रह है। दूसरा, इसमें 52 कहानियां हैं। इसके लेखक जयाउद्दीन जयाउल दीन नक्शवी है। और चौथा है कि इसके काल में सॉरी अकबर के काल में इसको चित्रित किया गया था। तूतीनामा को जो एक फारसी कहानी संग्रह 52 कहानियां जयालुद्दीन नक्शवी के द्वारा लिखा गया और इसे अकबर के काल में चित्रित किया गया। चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी अनुवाद तूतीनामा 14वीं शताब्दी की फारसी रचना है। तोते की कहानियां अकबर के काल में चित्रित की गई। इसके चित्र हमजनामा के चित्रों से काफी साम्यता रखते हैं। शाहनामा की सचित्र प्रति अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने पुस्तकालय के लिए तैयार करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकने के लिए अकबर ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की? बाल विवाह रोकने के लिए अकबर ने कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तुरबेग की। द नंबर ऑप्शन। तुरबेग बाल विवाह रोकथाम अधिकारी। मीर ए तुजुक या तोजक समारोह का अधिकारी। शाहजहां ने इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी थी। साहब ए तोजी है राजधानी से संबंधित सेवकों के वेतन वितरण करता। कुर्बेगी कुर्बेगी जो शाही पताकाओं ध्वजों का प्रभारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
अकबर के काल में चित्रकारी से संबंधित कौन-कौन से कथन हैं जो सत्य है? पहला है कि 1560 के दशक में अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला और एक चित्रकला विद्यालय की शुरुआत की, जहाँ से हमजनामा का चित्र निरूपण किया गया। 1560 के दशक में अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला और एक चित्रकला विद्यालय की शुरुआत की, जहाँ से हमजनामा का चित्र निरूपण किया गया था, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि अकबर के काल में कई पुस्तकें चित्र निरूपण के लिए विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। तीसरा ऑप्शन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासनकाल का आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। अकबर के शासनकाल का आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। तीनों ऑप्शन ही सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन इसका है कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर कालीन चित्रकला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया तो यह ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन पूछें 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरम की विधवा महिलाओं के लिए सोहागपुरा नामक पृथक स्थान किसने निर्मित करवाया था? हरम की विधवा महिलाओं के लिए सोहागपुरा नामक पृथक स्थान किसने निर्मित करवाया था? अकबर ने। आगरा में यमुना के किनारे अकबर द्वारा निर्मित सोहागपुरा का उल्लेख डच यात्री पेरिसट ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा अपने बेटे आजम शाह के लिए किस नाम से एक फारसी हिंदी शब्दकोश तैयार करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा अपने बेटे आजम शाह के लिए किस नाम से एक फारसी हिंदी शब्दकोश तैयार करवाया गया था? तहफत उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट करने वाला मुगल बादशाह था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं व खाने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं व खाने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यह था उस्ताद अहमद लाहौरी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में कॉर्निश व तसलीम की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? मुगल दरबार में कॉर्निश व तसलीम की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? हुमायूं ने। बे नंबर ऑप्शन। सिजदा जमी बोस अकबर के काल में, चहार तस्लीम शाहजहां के काल में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पेंटिंग्स अंडर द मुगल इंडियन पेंटिंग्स अंडर द मुगल के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन। ए नंबर ऑप्शन। India in the Persianate is Richard M. Eaton the Great. Richard M. Eaton, the great firm theory of the decline of the Mughal Empire. The great firm theory of the decline of the Mughal Empire जो केरल लियोनार्ड के द्वारा लिखा गया। द ग्रेट मुगल्स एंड द एयर इंडिया डर्क कोलियर के द्वारा लिखा गया। और अकबर द ग्रेट मुगल नाम से लेख इरा मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरम में निवास करने वाली बेगमों का नाम सार्वजनिक करने पर किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई थी? हरम में निवास करने वाली बेगमों का नाम सार्वजनिक करने पर किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई थी? अकबर ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि सफदरगंज का मकबरा आगरा में स्थित है। तो सफदरगंज का जो मकबरा है आगरा में नहीं बल्कि सफदरगंज का मकबरा जो स्थित है वो है दिल्ली के अंदर। ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान को सफदरजंग की उपाधि दी गई थी। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र सुजौदौला द्वारा करवाया गया था। यह मकबरा उस पद्धति का अंतिम उदाहरण है जो हुमायूं के मकबरे से शुरू की गई थी। ब, से और द सही है। ए नंबर इसका गलत है। मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान मोहम्मद शाह के अधीन अवध के वायसराय रहे। अहमद शाह के अधीन प्रधानमंत्री रहे।
इन्हें सफदरजंग की उपाधि मिली हुई थी। दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे को चार बाग पद्धति पर बनाया गया। दिल्ली के मुगल वास्तुशिल्प में अंतिम टिमटिमाते दीपक के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी छवि चित्रों पोर्ट्रेट्स को विशिष्ट व्यक्तियों मेहमानों को भेंट करने की परंपरा शुरू की थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी छवि चित्रों पोर्ट्रेट्स को विशिष्ट व्यक्तियों मेहमानों को भेंट करने की प्रथा शुरू की थी? जहांगीर ने। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना में दाराशिकों ने इस्लामिक सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से की थी? निम्नलिखित में से किस रचना में दाराशिकों ने इस्लामिक सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से की थी? तो यह की थी दाराशिकों ने अपनी रचना मजमा उल बहरीन में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? बसावन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के समय भवन निर्माण में पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य इन घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिससे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में अब बंगलो शब्द चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल शासक को है? अकबर को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन चित्रकार को यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन चित्रकार को यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ माना जाता है? बसावन को। सी नंबर ऑप्शन। बसावन यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था। मनोहर केशवदास दौलत गोवर्धन आत्मचित्रण हेतु प्रसिद्ध थे। आत्मचित्र का पहला उदाहरण मनोहर का है। उसने अपना चित्र गुलिस्तान-ए-सादी में बनाया। अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार बलदेव ने भी शेख सादी की गुलिस्तान में चित्र बनाया था। दौलत ने जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर अपना चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार साहिफा बानो और नादिरा बानो किसके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे? चित्रकार साहिफा बानो और नादिरा बानो जो किसके शासनकाल के की प्रमुख चित्रकार थी? जहांगीर के शासनकाल की। रुकया बानो अकबर व जहांगीर के काल में निर्वस्त्र यूरोपीय पुरुष का चित्र बनाया। ने जहांगीर के काल में सेंट सिसिलिया का चित्र बनाया। खुर्शीद बानो मुगलकालीन चित्रकार थी जिसने दो हाथियों की लड़ाई का प्रसिद्ध चित्र बनाया। साइफा बानो ने पिता की मौत का शोक मनाते पुत्र और अंतिम संस्कार की यात्रा का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा लाहौर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा जो लाहौर में स्थित नहीं है? जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा और अनारकली का मकबरा। ये तीनों मकबरे लाहौर में स्थित है। महावत खां का जो मकबरा है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था? अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति एक सैन्य अभियंता के साथ-साथ एक भवन निर्माता की भी रही है? अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया, जिसकी ख्याति एक सैन्य अभियंता के साथ-साथ एक भवन निर्माता की भी रही है? तो यह कासिम खान। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। ए नंबर ऑप्शन। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया और नगर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। 1602 ईस्वी में दक्षिण विजय के पश्चात इसकी ऊंचाई बढ़वाई। लाल बलुआ पत्थर से बने इस 42 सीढ़ियों वाले 15 मंजिला प्रवेश द्वार को सफेद व काले संगमरमर से सजाया गया। इस पर जीसस क्राइस्ट का कथन है कि दुनिया एक पुल है,
उस पर से गुजरो, लेकिन उस पर घर मत बनाओ, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अकबर के मकबरे से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कि अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के काल में शुरू हुआ। तो अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के काल में नहीं, बल्कि इसका निर्माण स्वयं अकबर के काल में शुरू हुआ था। जहांगीर के काल में इसका निर्माण जो पूरा हुआ था, मीनारें बनाई गई थी। ए नंबर ऑप्शन इसका गलत है। यह मकबरा गुंबद विहीन है, गुंबद विहीन मकबरा है। इसके चारों तरफ संगमरमर की चार मीनारें बनाई गई है। इस मकबरे में खमेर वास्तुकला का भी प्रभाव है। तो ब, से और द सही है। ए नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस गंगाधर व गंगा लहरी के रचयिता जो शाहजहां के दरबार में थे। रस गंगाधर और गंगा लहरी के रचयिता जो शाहजहां के दरबार में थे, कौन थे? जगन्नाथ पंडित राज। ए नंबर ऑप्शन। बनारस में जन्मे जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडितराज की उपाधि दी। सरस्वती कविंदाचार्य भी शाहजहां के संरक्षण में थे, जिन्होंने शाहजहां व दारासिकों को योग दर्शन आदि सिखाया। बनारस व इलाहाबाद में तीर्थ करके की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए शाहजहां के पास आए पंडितों के शिष्टमंडल का नेतृत्व भी गोविंदाचार्य सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ स्थापत्य कलाएं दे रखी है, सामने उनके शासकों के नाम है कि कौन से शासकों के काल में इनका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले आगरा का आराम बाग। आगरा का आराम बाग है जो बाबर के द्वारा बनवाया गया था। पंचकुला का पिंजौर बाग। पंचकुला का पिंजौर बाग है जो औरंगजेब के काल में निर्मित हुआ था। श्रीनगर का शालीमार बाग। श्रीनगर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। और लाहौर के अंदर शालीमार बाग है जो शाहजहां ने बनवाया। लाहौर का शालीमार बाग शाहजहां के काल के। और श्रीनगर का जो शालीमार बाग है यह जहांगीर के काल का है। सी, डी, ए और बी, से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में पोर्ट्रेट चित्रकला छायाचित्र का सर्वाधिक विकास हुआ? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में पोर्ट्रेट चित्रकला छायाचित्र का सर्वाधिक विकास हुआ था? शाहजहां। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। भारत का पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा कौन सा है? हौसन शाह का मकबरा। पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मकबरा हौसन शाह का मकबरा है जो मांडू वर्तमान धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा एतमादुल्ला का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? इब्न हसन। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में पिता पुत्र का कौन सा युग्म हुमायूं के दरबार में था? निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में पिता पुत्र का कौन सा युग्म हुमायूं के दरबार में था? मीर मुसविर और सैयद अली। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है? तो चहार सुख, बिरबल का महल और हरमसरा, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में। मेहताब बाग जो यह फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि यह आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल के विपरीत दिशा में स्थित है। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मेहताब बाग आगरा में यमुना के तट पर ताजमहल के विपरीत दिशा में स्थित है। सहार सुख फतेहपुर सीकरी में एक वर्गाकार बाड़े के चारों ओर व्यवस्थित मजार स्थान है। यह फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में निर्मित भवनों में अंतिम संरचना थी। अकबरी महल जहांगीर महल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकबरकालीन कालिदास कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अकबरकालीन कालिदास कहा जाता है? गोविंद भट्ट को। द नंबर ऑप्शन। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने संस्कृत को संरक्षण प्रदान किया। संस्कृत के विद्वान गोविंद गोविंद भट्ट को अकबर के काल का कालिदास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
पहला कि ईसा खान नियाजी शेरशाह सूरी के दरबार का एक अमीर था। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबार का एक अमीर था, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा कि ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर में बना हुआ है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर में बना हुआ है। इसका निर्माण हुमायूं के मकबरे के निर्माण से पहले हुआ था। यह अष्टकोणीय मकबरा तुगलक-कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है। ईसा खान का मकबरा जो तुगलक-कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है, तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मकबरा पानी से घिरा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन-सा मकबरा जो पानी से घिरा हुआ था? शेरशाह सूरी का मकबरा। द नंबर ऑप्शन शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेबुनिसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जेबुनिसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि वह औरंगजेब की पुत्री थी। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी, ये सही है। वह मख्फी उपनाम से कविताएं लिखती थी। जेबुनिसा मख्फी उपनाम से कविताएं लिखती थी। दीवान ए मख्फी उसकी प्रसिद्ध रचना थी। दीवान ए मख्फी है जो उसकी प्रसिद्ध रचना थी। बाद में उसका झुकाव शैव मत की तरफ हो गया। बाद में उसका झुकाव शैव मत की तरफ नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति की ओर हुआ था। ड नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो बौद्ध विहार की तरह? पंच महल। स नंबर ऑप्शन पंच महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके स्तंभ पर विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के निशान उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना बरारी द्वारा 1673-74 में लिखित वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम है। मौलाना बरारी के द्वारा 1673-74 में लिखित वैज्ञानिक शब्दकोश का नाम क्या है? अक्ल ए असरहा। बे नंबर ऑप्शन अक्ल ए असरा मौलाना बरारी के द्वारा लिखा गया। फरहंग ए रसीदी फरहंग ए रसीदी अब्दुल रशीद के द्वारा लिखा गया। गुलजार ए अबरार मोहम्मद कोसी के द्वारा लिखा गया। संतों पर जीवनियाँ लिखी गई है। इंसा ए फौजी इंसा ए अबुल फजल पत्र संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आगरा की कौन सी संरचना शाहजहां के काल में नहीं बनी? आगरा की कौन सी संरचना जो शाहजहां के काल में नहीं बनी थी? तो मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद और नगीना मस्जिद, ये तीनों शाहजहां के काल में बने थे। दिल्ली दरवाजा दिल्ली दरवाजा ये दिल्ली दरवाजा जो बना था यह बना था अकबर के काल में। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दीवान ए खास मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां के काल में हुआ। जहांगीरी महल, अकबरी महल, लाल किला, दिल्ली दरवाजा का आगरा में निर्माण अकबर के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। द नंबर ऑप्शन हेजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से रज्मनामा यानी युद्धों का इतिहास। बदायूनी नकीब खां हाजी सुल्तान थानेसरी मुल्ला शौरी ने 1582 में किया। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। मुख्य लेखक बदायूनी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैन विद्वान ने मुगल काल में भानुचंद्र चरित्र की रचना की? निम्नलिखित में से किस जैन विद्वान ने मुगल काल में भानुचंद्र चरित्र की रचना की थी? सिद्धि चंद्र ने। भानुचंद्र के शिष्य सिद्धि चंद्र ने अपने गुरु के नाम पर भानुचंद्र चरित्र की रचना की थी। ये दोनों अकबर और जहांगीर के काल में थे। सिद्धि चंद्र को जहांगीर ने नादिर ए जमा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह को आभूषण धारण करने में रुचि नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह को आभूषण धारण करने में रुचि नहीं थी? औरंगजेब को। औरंगजेब आभूषण धारण नहीं करता था। उसने सिर्फ महिलाओं को ही सजने संवरने की बात कही। पुरुष बिना अलंकृत सफेद कपड़े पहने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ग्वालियर के राज भवन में मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों को अद्भुत बना बताया? कौन से मुगल शासक ने ग्वालियर के राजभवन में मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों को अद्भुत बताया था? बाबर ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगलकालीन संरचनाएं फतेहपुर सीकरी में स्थित है? कौन सी मुगलकालीन संरचनाएं जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है? तुर्की सुल्ताना का महल, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, अनूप तालाब और हाथीपोल। ये पांचों ही संरचनाएं जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ड नंबर ऑप्शन। बिरबल महल या बिरबल कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, नौ महल, अनूप तालाब, हाथीपोल, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, पंच महल, जामा मस्जिद सभी फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की पंक्तियां कि अगर फिरदौस बाए बार रुए जमी अस्त, अगर फिरदौस बार रुए जमी अस्त, हमी अस्त ए हमी अस्ते, कहाँ अंकित है? तो यह पंक्तियां अमीर खुसरो की कहाँ पर अंकित है? तो यह अमीर खुसरो की पंक्तियां अंकित है दिल्ली के लाल किले में। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। दिल्ली स्थित लाल किले की दीवान एक खास पर लिखी है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि दुनिया शरीर है तो दिल्ली उसकी आत्मा है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसे किला ए मुबारक भी कहते हैं। यह हमीद व अहमद नामक वास्तुकारों के निर्देशन में बना। लाहौरी गेट इसका मुख्य दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि यह करवाया था शाहजहां ने। अकबर के पौत्र शाहजहां ने जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, दिल्ली की जामा मस्जिद मुख्य वास्तुकार उस्ताद खलील था। दिल्ली के जामा मस्जिद का मुख्य वास्तुकार उस्ताद खलील था। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने करवाया। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन बी सही है। कौन कौन से सत्य है? 2 और 3। 1 नंबर इसका गलत है। दिल्ली व आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां के काल में क्रमशः 1644 से 56 में दिल्ली की जामा मस्जिद और 1648 में आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में शुरू हुआ था? पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग जो कौन से मुगल शासक के काल में शुरू हुआ था? जहांगीर के शासन काल में। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्वर्णकार ने तख्त ए ताउस के निर्माण में अहम योगदान दिया? निम्नलिखित में से किस स्वर्णकार ने तख्त ए ताउस के निर्माण में अहम योगदान दिया था? बेबादल खान ने। आभूषण विभाग के दरोगा सईदा गिलानी को शाहजहां ने बेबादल खां की उपाधि दी। अमान खां सिराजी ने ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैन गुरु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी? निम्नलिखित में से किस जैन गुरु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? हीर विजय सूरी को। हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि, विजयसेन सूरी को अकबर ने काली सरस्वती की उपाधि, विजयसेन के शिष्य नंदी विजय को खुश फैम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर में चहारबूजी नामक बाग किसने लगवाया? लाहौर में चहारबूजी नामक बाग किसने लगवाया था? जेबुनिसा ने। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कौन से मुगल शासक ने करवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा लाल किले में सफेद संगमरमर से निर्मित, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने, और लाहौर की मोती मस्जिद है जो जहांगीर के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? शाहजहां के काल में। इसी में शाहजहां ने मीर जुमला द्वारा दिया गया कोहिनूर हीरा जड़वाया था। मोहम्मद शाह इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। सबसे पहला कथन है कि अतका खान जो अकबर की धाई माँ महामंगा का पति था। अतका खान जो अकबर की धाई माँ महामंगा का नहीं बल्कि जिजी अनगा का पति था। अतका खान जो जिजी अनगा का पति था, महामंगा का नहीं। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, अतका खान के पुत्र का नाम अजीज कोका था। अजीज कोका ने दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह परिसर में अतका खां का मकबरा बनवाया था। अजीज कोका को अकबर का दूध मुआ भाई कहा जाता है। तो ब, स और द सही है। अतका खां अकबर की धाइमा जिजी अनगा का पति था। जिजी अनगा ने अकबर के जन्म के पश्चात उसे दूध पिलाया था। जिजी अनगा की मृत्यु के पश्चात अकबर ने सिर मुंडवाया था। अकबर ने अजीज कोका को खान ए आजम की उपाधि दी। महामनगा के बेटे अदम खान ने अतका खां की हत्या कर दी। अकबर ने गुस्से में अदम खां को 2 बार किले के ऊपर से फेंकवाकर उसको मरवा दिया था। निजामुद्दीन दरगाह निजामुद्दीन दरगाह परिसर में अतगा खान के मकबरे पर वास्तुकार खुदा कुली और सुलेखक बाकी मुहम्मद के नाम है। महामनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खेर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलबगचा नामक विशेष पहनावे का प्रचलन किस बादशाह ने शुरू किया। उलबगचा नामक विशेष पहनावे का प्रचलन किस बादशाह ने शुरू किया था। हुमायूं ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों और उनके पुस्तकों के लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहली पुस्तक है मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट जो पुस्तक है एबा कोच के द्वारा लिखी गई। सही है। दूसरा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग, ए जे केसर के द्वारा लिखी गई। तीसरे नंबर पर है डेमिस्टिसिटी एंड पावर इन अर्ली मुगल वर्ल्ड, डोमेस्टिसिटी एंड पावर इन अर्ली मुगल वर्ल्ड रूबी लाल के द्वारा लिखी गई। चौथे नंबर पर है ए एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया, सतीश चंद्र की नहीं बल्कि यह पुस्तक इरफान हबीब की है। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया जो इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई, न कि सतीश चंद्र के द्वारा। तो द नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया। उर्दू को प्रोत्साहित सबसे पहले कौन से मुगल बादशाह ने किया था। तो यह क्या था, मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह, स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग मोती चंद्र के द्वारा लिखी गई। दूसरे नंबर पर है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया जो इरफान हबीब की नहीं बल्कि ए अल बोसम के द्वारा लिखे गया ग्रंथ है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट सतीश चंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और चौथे नंबर पर है द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी सजीव सान्याल के द्वारा लिखा गया है। से और द सही है। ब नंबर असुमेलित जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किसने नहीं किया था। तो बेजू बावरा ने, गोपाल नायक ने और तानसेन ने, इन तीनों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कुशाल खां का नाम इसमें शामिल नहीं है। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बेजू बावरा को मेघ राग, गोपाल नायक को मालकोस राग में प्रवीण किया। हरिदासी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा 5 प्रमुख अर्चना केंद्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर। बे नंबर ऑप्शन। अकबर ने ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? चित्रकला। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौलत और गोवर्धन ने आत्मचित्रों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में की? दौलत और गोवर्धन ने आत्मचित्रों की रचना जो कौन से मुगल बादशाह के काल में की थी? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में दौलत और गोवर्धन के आत्मचित्र प्रमुख हैं। अकबर के काल में मनोहर और केशव दास ने आत्मचित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री ने कहा कि ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 लोगों ने अनवरत कार्य किया? कौन से मध्यकालीन यात्री ने कहा कि ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 लोगों ने अनवरत कार्य किया? ट्रेवेनियर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल का एक प्रमुख चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी? दसवंत। दसवंत जाति से कहार था और उसने अब्दुल से चित्रकला सीखी थी। रज्मनामा, तूतीनामा, खानदान ए तैमूरिया को चित्रित करने वाला दसवंत कभी टकसाल का प्रमुख दरोगा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित है? कौन से चित्रकार है जो अकबर के दरबार में थे? तो इसमें ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बसावन और मुकुंद। ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बसावन और मुकुंद ये अकबर के दरबार में थे। बिशन दास है जो जहांगीर के काल का था। बिशन दास जहांगीर के काल का है। 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिशनदास जहांगीर के काल का है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के 17 चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, बसावन, मीर सैयद अली, दसवंत, मुकुंद के केशव, माधव, लाल, मिस्किन, तारा, जगह, महेश, खेमकरण, सावलदास, हरिवंश, राम, फरक, कलमक इत्यादि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक था। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक कौन था? चक्र कवि। इसी प्रकार पार्वती प्रणय बाण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर चित्रकारों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है। तो ये कौन से चित्रकार की क्या उपाधि थी? सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अब्दुल समद। अब्दुल समद की उपाधि थी सीरीन कलम। दूसरे नंबर पर है अबुल हसन। अबुल हसन की जो उपाधि थी यह थी नादिर उल जमा। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। तीसरे नंबर पर है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जिसका संबंध कश्मीर से है। मोहम्मद हुसैन की उपाधि थी जरीन कलम और उस्ताद मंसूर की उपाधि थी नादिर उल असर। नादिर उल जमा और नादिर उल असल। अबुल हसन की नादिर उल जमा थी और उस्ताद मंसूर की नादिर उल असर थी। बी, डी, ए और सी द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? और निम्नलिखित का सही कालक्रम पूछा है। सबसे पहले नंबर पर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किया गया था, सल्तनत काल के शुरुआत में। दूसरे नंबर पर है लाहौर का किला। लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा। एतमादुल्ला का मकबरा जो जहांगीर के काल में करवाया था, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। एतमादुल्ला जो है नूरजहां के पिता थे। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। और चौथे नंबर पर है दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के काल में करवाया गया था। तो इसमें चारों ही क्रम वाइज है। सबसे पहले कुतुब मीनार आएगी, फिर लाहौर का किला, फिर जहांगीर के काल में निर्मित एतमादुल्ला का मकबरा और शाहजहां के काल में निर्मित दिल्ली का लाल किला। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 द नंबर ऑप्शन। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर किला अकबर, एतमादुल्ला का मकबरा जहांगीर के काल में और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा पानीपत और संभल में मस्जिदों का निर्माण कराया गया? पानीपत और संभल में
मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। संभल की वही मस्जिद जिसका अभी पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, जिसे अभी हाई कोर्ट ने इसे अवैध ढांचा का नाम भी दे दिया गया है। तो यही यही वो संभल मस्जिद थी। और इसके अलावा पानीपत की मस्जिद यह किसके द्वारा बनवाई गई? बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा जितनी भी मस्जिदें बनाई गई उसी में से अधिकतर जिसे अवैध ढांचा ही कहा गया। बाबरी मस्जिद जिसे तोड़कर अभी राम मंदिर बना था, और इसके अलावा संभल की मस्जिद भी अभी विवादों में है। तो बाबर ने जितनी भी मस्जिदें बनाई वो सभी विवादित स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर ही बनवाई थी। तो पानीपत की और संभल की मस्जिदों का निर्माण बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मस्जिदों व स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मस्जिद और उनके स्थान, तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है शाह ए हमदान मस्जिद। शाह ए हमदान मस्जिद जो है यह श्रीनगर में स्थित है। दूसरे नंबर पर है जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद भी श्रीनगर में है। तीसरे नंबर पर है कदम रसूल मस्जिद। कदम रसूल मस्जिद पश्चिम बंगाल में है। और ताज उल मस्जिद। ताजुल मस्जिद दिल्ली में नहीं बल्कि ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है। तो ताजुल मस्जिद दिल्ली में नहीं भोपाल में असुमेलित है। 10 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित इस मस्जिद का निर्माण भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम व उसकी बेटी सुल्तान जहां बेगम के काल में हुआ। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? अब्दुल समद। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दूसरे नंबर पर है दाखिल दरवाजा। दाखिल दरवाजा पश्चिम बंगाल के कोड़ में स्थित है। तीसरे नंबर पर है तीन दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है। चौथे नंबर पर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आगरा में नहीं बल्कि बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 10 नंबर असुमेलित होगा जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को शान ए फतेहपुर कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत को शान ए फतेहपुर कहा जाता है? जामा मस्जिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तारीख ए शेरशाही जो अब्बास सरवानी के द्वारा लिखी गई। मिरात ए ममालिक सिद्दी अली रईस के द्वारा लिखी गई। तो ये दोनों तो सही है। 6 नंबर ऑप्शन है खुलासात उत तवारिख। खुलासात उत तवारिख जो बदायूनी की नहीं है बल्कि खुलासात उत तवारिख है जो औरंगजेब के काल में सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई। 6 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित होगा। मासिर ए जहांगीर कामगार खान की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। तो यह सही है। दूसरा, अकबर के काल में फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नामक नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया। मानसिंह तोमर के द्वारा लिखा गया संगीत ग्रंथ जो मान कुतूहल है, इसका अनुवाद फारसी में अनुवाद फकीरुल्लाह के द्वारा करवाया गया था। रागदर्पण नाम से किया गया था, लेकिन यह अकबर के काल में नहीं बल्कि औरंगजेब के काल में किया गया था। औरंगजेब के काल में फकीरुल्लाह ने 1673 में रागदर्पण नाम से इसका अनुवाद किया था। तो इसमें 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है, केवल 1 सही। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमसेन की नुस्खा ए दिलखुशा। भीमसेन की नुस्खा ए दिलखुशा का मुख्य स्रोत क्या है? दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसकी ऊपरी मंजिल काले संगमरमर की बनी है। तो इसकी ऊपरी मंजिल काले संगमरमर की नहीं बल्कि इसकी ऊपरी मंजिल है जो सफेद संगमरमर की बनी है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। इसके अलावा ए नंबर अकबर का मकबरा एक 5 मंजिला इमारत है। यह 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण जहांगीर ने 1614 में
पूर्ण किया था और इसकी पहली 3 मंजिलें स्तंभ वाली है। तो ए, ब और द सही है। स नंबर गलत है। इसमें काले संगमरमर नहीं बल्कि सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। हजरत मोहम्मद गोस के प्रति उनकी अत्यधिक श्रद्धा रही। उन्हीं से प्रभावित होकर वे मुस्लिम बने और उन्हें मुरीद यानी शिष्य बने। तानसेन को हजरत मोहम्मद गोस की खानका के अहाते में दफन किया गया। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग तानसेन की इजाद की गई राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल कादिर बदायूनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब्दुल कादिर बदायूनी से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला कि वह एक कट्टर सुन्नी इतिहासकार था। अब्दुल कादिर बदायूनी जो कट्टर सुन्नी इतिहासकार था तो सही है। दूसरा, उसकी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख अकबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उत तवारीख जो अकबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी तो यह भी सत्य है। एक अन्य पुस्तक तारीख बदायूनी उसने शुरुआती दौर में प्रकाशित की। तो तारीख बदायूनी जो पुस्तक है यह मुंतखब उत तवारीख पुस्तक का ही दूसरा नाम है। तो यह शुरुआती दौर में नहीं बल्कि यह जो मुंतखब तारीख अकबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी और इसे ही तारीख बदायूनी कहा जाता है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। वह अकबर के दीन इलाही का आलोचक था। बदायूनी जो अकबर के दीन इलाही का आलोचक था। द नंबर ऑप्शन भी सही है। तो इसका 6 नंबर असत्य होगा जो इसका राइट आंसर माना जाएगा। बदायूनी का जन्म 1540 में टोडा भीम में हुआ था। मुंतखब उत तवारीख को ही तारीख बदायूनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने मदरसा ए अबुल फजल की स्थापना कहाँ की? अबुल फजल ने मदरसा ए अबुल फजल की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदायूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? बदायूनी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पहला कि उसका जन्म 1540 में राजस्थान के टोडा भीम में हुआ। बदायूनी का जन्म 1540 ईस्वी में राजस्थान के टोडा भीम में हुआ था। उसकी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में गैर गौर शासकों से अकबर के काल के 40वें साल तक का इतिहास है। वह हल्दी घाटी के युद्ध में काजी का खिताब प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुआ था। वह ककादिरी उपनाम से रचनाएं करता था। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। अब मुंतखब उत तवारीख के 3 भाग हैं। पहले में गौर शासकों के काल से हुमायूं के काल का इतिहास, दूसरे में अकबर के शासनकाल के 40 वर्षों का इतिहास और तीसरे में अकबर के काल के विद्वान और संतों आदि की जीवनी है। वह अकबर का आलोचक था और उसके द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची तैयार की गई। उसकी यह पुस्तक जहांगीर के काल में ही प्रकाशित हुई। वह कहता है कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल में बदल दिया। विरोधी मुल्लाओं को कंधार भेजकर घोड़ों से उसकी अदला बदली की गई। उसने दाढ़ी बनवाई और क्रीड़ा भवन की स्थापना की। वह मान सिंह और भगवान दास के दीन ए इलाही न कबूल करने की प्रशंसा करता है। अकबर ने उसे इमाम बनाया था। बदायूं में 1000 बीघा जमीन मदद ए मास के रूप में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्नलिखित रचना और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। मुगल काल की निम्नलिखित रचनाएं और रचनाकारों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहला इंतखाब ए जहांगीरी। इंतखाब ए जहांगीरी जो शेख अब्दुल वहाब की रचना है। दूसरे नंबर पर है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी जो मोतमिद खां की रचना है। दबिस्तान ए मजाहिब। दबिस्तान ए मजाहिब जो मोहसिन फानी की रचना है। और तमकियात ए अकबरनामा। तमकियात ए अकबरनामा जो इनायतुल्लाह की रचना है। बी, ए, डी और सी। ए नंबर ऑप्शन। इनायतुल्लाह ने अबुल फजल के बाद सरकारी सरकारी इतिहासकार का पद ग्रहण किया था। मोहसिन फानी ने दबिस्तान ए मजाहिब में मुगल कालीन धार्मिक संप्रदाय व सिख धर्म का तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचना और उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। सबसे पहले अम्ल ए साल है।
अम्ल साहल जो मोहम्मद साहले कम्बो की रचना है। दूसरे नंबर पर है शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया। तीसरे नंबर पर है मुंतखब लवाब। मुंतखब लवाब है जो खफी खान के द्वारा लिखा गया। और चौथे नंबर पर है तारीख औरंगजेब। तारीख औरंगजेब है जो अबुल फजल अबुल फजल मामूरी के द्वारा लिखा गया। डी, ए, बी और सी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फकीरुल्लाह मीर हासिम मोहम्मद नादिर समरकंदी किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? फकीरुल्लाह मीर हासिम और मोहम्मद नादिर समरकंदी किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? शाहजहां के दरबार के। फकीरुल्लाह शाहजहां के काल का प्रमुख चित्रकार था। शाहजहां ने चित्रकला विभाग की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा मीर हासिम मोहम्मद नादिर समरकंदी विचित्र मोहम्मद जमा मकरा विचित्र का बेटा अनूप आदि शाहजहां के काल के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल का एक श्रेष्ठ ध्रुपद गायक जिसे शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहां के काल का एक श्रेष्ठ ध्रुपद गायक जिसे शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी कौन था? लाल खां, ए नंबर ऑप्शन। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था जिसका प्रमुख गायक लाल खां था। जगन्नाथ भी शाहजहां का कृपा पात्र था और उसे महाकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। सुखसेन रबाब बजाने व सूरसेन वीणा बजाने में माहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां का समकालीन व लुब्ध उत तवारीख के हिंद। शाहजहां का समकालीन व लुब्ध उत तवारीख के हिंद का वह लेखक कौन था जो कहता है कि गत शासन काल में जो वह होता है वह इस समय का चौथाई भी नहीं था। फिर भी बादशाह के पास इतना धन संग्रह हो गया जिसे उसके पूर्व वर्षों में भी एकत्रित नहीं कर सकते। शाहजहां का समकालीन व लुब्ध उत तवारीख हिंद का वह लेखक कौन था जिसने कहा कि गत शासनकाल में जो व्यय होता है वह इस समय का चौथाई भी नहीं था। फिर भी बादशाह के पास इतना धन संग्रह हो गया जिससे उसके पूर्वज वर्षों में भी एकत्रित नहीं कर पाए थे। तो यह जो कही थी बात कही थी यह कही थी वृंदावन, ड नंबर ऑप्शन। सुंदर श्रृंगार सिंहासन बत्ती से बारह मासा की रचना करने वाला वह शाहजहां से कविराय की उपाधि प्राप्त करने वाला कवि कौन था? सुंदर श्रृंगार सिंहासन बत्ती से वह बारह मासा की रचना करने वाला शाहजहां से कविराज की उपाधि प्राप्त करने वाला कवि कौन था? सुंदर दास, द नंबर ऑप्शन। सुंदरदास ग्वालियर का एक ब्राह्मण था जो शाहजहां के दरबार में कविता सुनाता था। शाहजहां ने हिंदी के कई रचनाकारों जैसे सुंदरदास, कविंद्र आचार्य, मतीराम चिंतामणि को राजाश्रय प्रदान किया। चिंतामणि के नौ ग्रंथ रामविलास, छंद, अविचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण काव्य प्रकाश मम्मट का भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। मतीराम की प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं रसराज, साहित्य राज, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, अलंकार पचासिका, वृत्त कौमुदी व मतीराम सतसई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने स्थापत्य कला के अंतर्गत भारत में चार बाग पद्धति का सूत्रपात किया? किस शासक ने स्थापत्य कला के अंतर्गत भारत में चार बाग पद्धति का सूत्रपात किया था? बाबर ने, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है नहर ए बहिश्त। नहर ए बहिश्त जो दिल्ली शहर को कहा गया, दिल्ली को नहर ए बहिश्त कहा गया। चिंतामणि मंदिर अहमदाबाद को कहा गया। 22 ख्वाटा की चौखट, 22 ख्वाजा की चौखट जो अजमेर को नहीं बल्कि 22 ख्वाजा की चौखट है जो दिल्ली शहर को कहा जाता था। तो 3 नंबर इसका असुमेलित है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की मां द्वारा खोजे गए गुलाब के इत्र का नाम क्या था? जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की मां द्वारा खोजे गए इत्र का नाम क्या था? इत्र जहांगीर, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्नी से संबंधित 3 कथन दे रखे। पहला कि उसने तारीख ए ब्रह्मज्ञान नामक ग्रंथ लिखा। बर्नी ने तारीख ए ब्रह्मज्ञान नामक ग्रंथ लिखा था। इतिहास को उच्च वर्ग के अध्ययन का विषय माना जाता है। इतिहास को उच्च वर्ग के अध्ययन का विषय माना था। उसकी कालक्रम के प्रति रुचि नहीं थी।
तो तीनों ही ऑप्शन सही है, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ताजमहल की पच्चीकारी या अलंकरण का कार्य कन्नौज के कलाकारों को सौंपा गया था। ताजमहल की पच्चीकारी यानी कि अलंकरण का जो कार्य है यह कन्नौज के कलाकारों को सौंपा गया था। फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई का महल है। आगरा किले में जहांगीर महल स्थित है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बताया। किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बताया। मीर अब्दुल करीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंद विनोद सतसई किसकी शिक्षा के लिए लिखी गई थी। विनोद सतसई किसकी शिक्षा के लिए लिखी गई थी। अजीम उस शान औरंगजेब के पुत्र व बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। अवरिंद इनके शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहले नंबर पर है कि मध्यकाल में अवधि के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का श्रेय। मध्यकाल में अवधि के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानों को जाता है। तो सूफी प्रेमाख्यानों को नहीं बल्कि भक्ति परंपरा के जो संतों थे उनको उन्होंने जो अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में इनका विकास किया था। एक नंबर ऑप्शन गलत है। जायसी की पद्मावत को अवधि में सूफी प्रेमाख्यान की प्रारंभिक रचना माना जाता है। तो दो नंबर ऑप्शन इसका सही है, केवल दो, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था। कौन है जो शाहजहां के दरबार का चित्रकार नहीं था। सबसे पहले नंबर पर है सैयद अली। सैयद अली जो शाहजहां के दरबार का नहीं बल्कि हुमायूं के दरबार का चित्रकार था। ए नंबर ऑप्शन ही इसका गलत होगा। दूसरा अनूप चित्रा, मीर हासिम और मोहम्मद नादिर, ये तीनों जो शाहजहां के शाही दरबार के चित्रकार थे। सैयद अली है जो हुमायूं के दरबार का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक तथा निम्न वर्ग के लोग अधिकांशतः नंगे ही रहते हैं। कृषक तथा निम्न वर्ग के लोग अधिकांशतः नंगे ही रहते हैं। वे लोग एक लते का टुकड़ा बांधते हैं जो लंगोटा कहलाता है। किसका कथन है। बाबर का, बे नंबर ऑप्शन। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में कृषक तथा निम्न वर्ग के लोग अधिकांशतः नंगे ही रहते हैं। वे लोग एक लत्ते का टुकड़ा बांधते हैं जो लंगोटा कहलाता है। नाभि के नीचे एक लत्ते के टुकड़े को दोनों जहांगों के बीच में लेते हुए पीछे की ओर ले जाकर बांधते हैं। स्त्रियां भी लुंगी बांधती है। इनका आधा भाग कमर के नीचे होता है और दूसरा सिर पर डाल दिया जाता है। बंगाल के जनसाधारण में लिबास के विषय में अबुल फजल लिखता है कि वे अधिकतर नंगे रहते हैं, केवल कूल्हों पर एक लुंगी बंधी रहती है। रोल्फ फिंच लिखता है कि अधिकतर लोग नंगे रहते हैं, केवल शरीर के बीच के भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते हैं। परंतु जाड़े में मनुष्य रुई का गद्देदार चोगा तथा टोपियां पहनते हैं। मुगल काल में सर्वसाधारण में प्राय जूता पहनने का रिवाज नहीं था। बाबर के कथनानुसार गरीब लोग बहुधा नंगे पैर रहते थे। विख्यात इतिहासकार मोरलैंड भी इस विचार की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि बंगाल के अतिरिक्त नर्मदा नदी के उत्तर में कहीं भी जूते का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके विषय में ऐसा चमड़े की महंगाई के कारण था, परंतु तत्कालीन कवियों तुलसीदास एवं सूरदास के काव्यों में पनही तथा उपन्हा विभिन्न प्रकार के जूतों का उल्लेख मिलता है जो शहरी तथा ग्रामीण जन पहनते थे। संभवतः ये गांव के धनी वर्ग द्वारा ही प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय का संगीतकार नहीं था। निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के समय का संगीतकार नहीं था। तो अकबर के समय के संगीतकार गोपाल, मदनलाल और सोमनाथ, ये तीनों अकबर के समय के संगीतकार थे। भास्कर अकबर के समय का नहीं था, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का और मुगल काल का अंतिम प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि 1611 में मदुरा के नायक की मृत्यु होने पर उसकी 400 पत्नियों ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। कौन से विदेशी पत्रकार ने लिखा कि 1611 में मदुरा के नायक की मृत्यु होने पर उसकी
400 पत्नियों ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया, तो यह बात की लिखी थी टेकसीरा ने। टेकसीरा, द नंबर ऑप्शन। इसी के साथ ही आज का चैप्टर मुगलकालीन साहित्य, कला, संस्कृति, स्थापत्य वाला 20 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। और इसके साथ ही हमने मुगल काल को कंप्लीट कर लिया है। अब मध्यकाल का सिर्फ एक अंतिम चैप्टर बचा है, जिसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करके इस बुक को समाप्त करेंगे। वो चैप्टर है मराठों का इतिहास। सल्तनत काल, प्रांतीय राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन और अब मुगल काल, इन सभी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। कल एक अंतिम चैप्टर बचेगा, 21वां नंबर, जिसमें मराठों के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ ही इस बुक को समाप्त करते हैं। फिर जब सर के आधुनिक हिस्ट्री की बुक आएगी, लगभग सर ने बता रखा है कि 10 अप्रैल तक आ जाएगी। 10 अप्रैल को आते ही हम उस बुक को शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं हम कल की मध्यकालीन की अंतिम क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।